हेलो एवरीवन, अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक एक्स का एनालिसिस करने वाले हैं। तो वैसे तो देखा जाए मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा था। वैसे तो लोग काफ़ी सारा रीजंस बोलते हैं कि इसके पीछे हो सकता है। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि HMPV वायरस जो है चाइना में अभी ब्रेकआउट हुआ है इसका, तो ये हो सकता है। बट इसके बारे में मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये एक सीजनल वायरस है चाइना में, जो कि होता है इस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये वायरस जो है स्प्रेड हो जाए पूरी दुनिया में। वैसे चांसेस हैं, लेकिन इतना ज़्यादा चांसेस अभी करंटली नहीं है। तो हो सकता है उसके फियर के कारण एक FIIs ने सेलिंग किया हुआ है। वैसे तो अगर आप पूरे एशिया के अगर आप इंडिसेस को देखोगे तो एशिया में ही सेलिंग आई हुई है, ठीक है। तो उसके पीछे भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, प्लस इंडिया में सेलिंग होने का कुछ स्पेसिफिक रीजंस भी है, ठीक है। और अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो जहाँ पर भी ऑप्शंस जो है, ठीक है, ऑप्शंस का जहाँ पे वॉल्यूम जो है वहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। ऐसे कंट्रीज़ में FIIs जो है सेल कर देते हैं अपना पोर्टफोलियो, ठीक है। वो लोग ज़्यादा दिन नहीं रुकते हैं। कोरिया के केस आप देख लीजिए, वो जिस टाइम पे बहुत ये नंबर 1 था वो ऑप्शन में, और इंडिया फ़िलहाल अभी ऑप्शंस में नंबर 1 था। पता नहीं इंडिया का क्या पोजीशन होने वाला है नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में, बट ऑप्शंस में लगभग 40% वॉल्यूम डाउन है पिछले 2 मंथ में, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है FIIs के लिए, क्योंकि वो लोग ऑप्शन से भी काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली पिछले 2 मंथ से ये न्यूज़ आ रही है कि वॉल्यूम डाउन हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर आने वाला था मार्केट पे, वो तो है ही। अगर वो ऑलरेडी फैक्टर इन नहीं हो चुका है मार्केट में, तो उसका फैक्टर वो जो है अब जाकर के इम्पैक्ट शो करेगा। क्योंकि अभी ट्रम्प भी आने वाला है। ट्रम्प जो है 28 जनवरी को आने वाला है अपने पोजीशन में, और ट्रम्प के आने के बाद जो है ना थोड़ा बहुत और भी चीज़ चेंज होगा। जैसे कि वो जैसे टैरिफ हाइक के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। टैरिफ हाइक होने की वजह से क्या होगा कि बाकी कंट्रीज़ का जो इंपोर्ट होकर के उनके कंट्री में सामान आता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा उसका प्राइस, जिसके वजह से क्या होगा कि बाकी कंट्रीज़ जो है ईजिली एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे US को। तो इसके कारण एक प्रॉब्लम होने वाला है। इसके कारण एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज़ होने वाला है, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो कंट्रीज़ का इंक्रीज़ हो सकता है, जो भी कंट्रीज़ अमेरिका के साथ ट्रेड करता है। दूसरा जो चीज़ जो ट्रंप ने बताया है वो है कि सैलरी पे जो है 0% 0% टैक्स लगाया जाए, ठीक है। 0% टैक्स वैसे अच्छा आइडिया है, लेकिन ये बहुत ही धीरे धीरे इसको करना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में 2% का आपने छूट दे दिया, 3% का छूट दे दिया, 5% का छूट दे दिया। इस तरह करते करते आप साल दर साल आप डिक्रीज़ करते जाओ जो भी आपका टैक्स का परसेंटेज है। बट अगर इसको एक बार में लाया जाता है, ठीक है, 0% टैक्स, जैसे कि अभी करंटली मान लीजिए 30% टैक्स है, इससे डायरेक्टली 0% अगर टैक्स आ जाता है, तो इससे क्या होगा ना कि मार्केट में मनी जो है, मनी का सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही मनी का सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा, सप्लाई तो उतना ही है मार्केट में, ठीक है। प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ तो सेम ही है, ये तो चेंज नहीं हो रहा ना, ये तो सेम ही है। तो इसके कारण क्या होगा कि सप्लाई कम होने की वजह से, डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि प्राइसेस जो है, प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे सडनली, ठीक है। अब इंडिया में अगर 0% टैक्स लाया जाता है तो इसका इम्पैक्ट जो है थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इंडिया में जो सैलरीड क्लास है, ठीक है, मोस्टली वही टैक्स पे करते हैं अपनी सैलरी पे, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं पे करता, और ये सिर्फ 2% ऑफ द पॉपुलेशन है। तो इंडिया में कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। इंडिया में अगर कहीं पे इम्पैक्ट आने वाला है तो वो होने वाला होगा स्टॉक मार्केट, ठीक है। क्योंकि जो सैलरीड क्लास है ना, वो लोग स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, ठीक है। जो ज़्यादातर इंडिविजुअल्स हैं वो लोग जरूर लगाते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा। तो इनके कारण क्या होगा ना कि स्टॉक मार्केट में SIP वगैरह और जो भी बाइंग वगैरह होती है SIP के थ्रू, या फिर SIP लगाते हैं जैसे म्यूचुअल फंड में, या फिर ETFs बाई करते हैं, या स्टॉक्स बाई करते हैं, या जो भी चीज़ ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके कारण जो है ना स्टॉक मार्केट ऊपर जाने लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो रैंडमली बाय करना चालू कर देंगे वहाँ से। तो ये चीज़ हो सकता है 0% टैक्स की वजह से। बट US में जैसे ही 0% टैक्स लगेगा, वहाँ पे रिसेशन तो नहीं बोलूँगा, मतलब इन्फ्लेशन आने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, फिर से इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए फ़िलहाल के लिए, लेकिन ट्रंप अपनी पॉलिसी किस तरीके से रोल आउट करता है उस पर डिपेंड करता है। तो इन सब फैक्टर्स, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मार्केट जो है वो गिर सकता है। खैर, इसके वजह से ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो, मैं चेक कर रहा था, पोर्टफोलियो भी काफ़ी ज़्यादा आज गिर रहा था। मतलब जितना निफ्टी नहीं गिर रहा है उससे ज़्यादा पोर्टफोलियो गिर जाता है, ठीक है। बट निफ्टी के बढ़ने के बाद भी पोर्टफोलियो इंक्रीज़ नहीं होता जल्दी। तो ये हो रहा है स्टॉक मार्केट में। जो स्टॉक्स में जो सेलिंग आ रही है ना, उसका जो निफ्टी से कोरिलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब निफ्टी में जो बीटा होगा स्टॉक्स का, वो इंडियन मार्केट में जो बीटा है वो जनरली हाई रहता है। मतलब निफ्टी अगर 1 पॉइंट गिरता है तो स्टॉक्स जो है 10 पॉइंट गिर जाता है, इस तरीके से हो जाता है बहुत बार। तो उसके वजह से अभी पोर्टफोलियो तो पूरा ही निगेटिव चल रहा है।
और ये जो पोर्टफोलियो है ये क्या कहते हैं, जब तक मार्केट जो ये 24,000 25,000 के इस तरह का जो लेवल है अभी करंटली जो निफ्टी का लेवल है, ठीक है, जब तक 25 के या इससे ऊपर जब तक नहीं जाता है मार्केट, तो चांसेस कम ही है कि जो स्टॉक्स में जो जिस तरीके के जो मोमेंटम आना चाहिए था, ठीक है, प्रीवियसली जो मोमेंटम आ रहा था स्टॉक्स में वो कंटिन्यूड रहेगा। तो हो सकता है कि मार्च तक सेम ही कंडीशन रहे, हो सकता है उसके बाद जो मार्केट में जो है तेज़ी वापस आ सकती है। जब तक ट्रंप का सबसे पहले तो मार्च तक में ये क्लियर हो जाएगा कि ट्रंप के पॉलिसीज़ क्या क्या रहने वाले हैं, और दूसरा जो इंडिया का जो बजट है, ठीक है, बजट के जो भी इम्प्लीमेंटेशंस होंगे जो अप्रैल से होने वाले होंगे ना, उसके इम्पैक्ट की वजह से काफ़ी अच्छा जो है मार्केट जो है रिकवरी कर सकता है अगर बजट अच्छा रहा तो, ठीक है। अगर बजट भी ख़राब हो जाता है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि पूरा ईयर ही मार्केट जो है थोड़ा साइडवेज हो जाए। तो सारी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, अप भी जाने की पॉसिबिलिटी बनी है, साइडवेज होने की भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है और पॉलिसीज़ किस तरीके से आते हैं, उनके अकॉर्डिंग आगे मार्केट बिहेव करेगा। तो फिलहाल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि आज किस तरीके से ट्रेड बन सकता था। निफ्टी का 1 मिनट चार्ट और बैंक निफ्टी का 1 मिनट चार्ट अगर आप देखोगे, और एक और चीज़ जो मैं बात कर रहा था कि 75 का लॉट होने की वजह से जो निफ्टी में दिक्कत आ रही थी उसका भी सोल्यूशन मिल गया, आज मैंने उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो 25 का लॉट होता था एंड 40 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसमें मैं प्रॉफिट देखता था, जो कि हमारा ऑप्शन का प्रॉफिट होता था। 40 पॉइंट्स यानी कि 80 पॉइंट्स हो गया आपका स्पॉट में, ठीक है। तो इस तरीके से मान लेते हैं, सिंपल कर देते हैं, 25 इंटू 30 पॉइंट्स इज सेम एज 75 इंटू 10 पॉइंट्स, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा डेल्टा चाहिए ताकि जो ऑप्शन जो है वो सिर्फ 10 ही पॉइंट मूव करे, ठीक है, ऑप्शन 10 ही पॉइंट मूव करे, जबकि पुराने के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है 30 पॉइंट मूव करना चाहिए। तो पुराने के अकॉर्डिंग 30 पॉइंट का मूव करता था, जब स्पॉट 60 पॉइंट मूव करता था। 60 पॉइंट का अगर मैं डेल्टा कैलकुलेट करूँ, इस तरीके से डेल्टा होना चाहिए कि मुझे 10 पॉइंट का ही प्रॉफिट हो इसमें, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो डेल्टा में मुझे कौन सा डेल्टा चाहिए, 1/6 का डेल्टा चाहिए, ठीक है। तो जो कि कितना आ जाएगा, 0.166 ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस तरीके का डेल्टा जो है वो मुझे मिल गया। वो बेसिकली क्या हो गया कि जो एटीएम वाला आपका ऑप्शन है, ठीक है, उससे 5-6 पॉइंट ऊपर पुट में या 5-6 पॉइंट नीचे, लगभग 6 पॉइंट नीचे, ठीक है, ये वाला कॉल अगर आप लोगे या ये वाला पुट आप लोगे तो सेम ऐसा बिहेव करेगा जैसे आपने पुराना वाला 25 का लॉट खरीदा था। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया था। सुबह मैं अब मैं बता देता हूँ कि ये ट्रेड किस तरीके से बनाया था। तो वैसे तो कॉल साइड का ट्रेड बनाना था, मार्केट में आज बाइंग आना चाहिए था, बट कुछ सर्टेन रीज़न से आज सेलिंग ही स्टार्ट हो गया। तो स्टार्टिंग के टाइम में जैसे ही मार्केट जो है खुला, तो अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस देखोगे और 51,000 का लेवल देखोगे निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में कोई और लेवल नहीं था, निफ्टी में था 24,000 का लेवल और इसके जस्ट नीचे था क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो मार्केट ने पहले क्या किया होगा, पहले ये ग्रीन कैंडल बनाया होगा, ठीक है, उसके बाद ये रेड में कन्वर्ट हुआ होगा पहला वाला कैंडल बैंक निफ्टी के केस में। जबकि निफ्टी के केस में कुछ नहीं था, ये तो डायरेक्ट गैप अप खुल गया, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बोल सकते कि ये किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। अब इसने क्योंकि पहले ब्रेकआउट दिया उसके बाद इसने ब्रेक डाउन दिया, क्योंकि रेड कैंडल तो बाद में बना होगा, पहले तो ग्रीन कैंडल बना होगा, तो यहाँ पर ऑर्डर्स जरूर लगे होंगे, ठीक है, यहाँ पे बायर्स जरूर आए होंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट में पहला कैंडल बना तो तुरंत ही क्या बायर्स और सेलर्स घुस जाते हैं मार्केट में, तो हाँ घुस जाते हैं। इंडियन मार्केट में हर एक सेकंड पे ना बहुत सारे ऑर्डर्स लगते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली बायर्स आए होंगे, जिसको देखते हुए मार्केट ने नीचे का डाउनसाइड मोमेंटम दिया, ठीक है। तो अब मार्केट को या तो कंटिन्यू करना, मार्केट को सेलिंग में कंटिन्यू करना चाहिए था, या फिर मार्केट में अब यहाँ से बाइंग आ जाएगा। तो ये वाला जो पहला मोमेंटम है ना, इसको देखकर ही मैं समझ गया था कि मार्केट में सेलिंग आने वाला है। अब कितना बड़ा सेलिंग आएगा ये तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग एक पुट का पोजीशन बना लिया था। पहले ही निफ्टी में बनाया था आज मैंने पुट का पोजीशन, इस समय बैंक निफ्टी में नहीं बनाया था। तो निफ्टी में बनाने के बाद ही यहाँ पर मुझे करीबन 400-500 पर लॉट के अकॉर्डिंग लॉस शो करने लग गया था, ठीक है, टॉप पर जैसे ही निफ्टी ऊपर पहुँचा। तो मैंने चेक किया फिबोनाची, अगर आप वो लगाओगे, रिट्रेसमेंट लगाओगे, तो आप देखोगे कि मार्केट जो है यहाँ जो बैंक निफ्टी में जो पोजीशन बना हुआ है, ये जो एरिया है ना जहाँ से रिजेक्शन ये ले रहा है, ये 50 to 60% का एरिया है, 61.8%, 0.618, ठीक है। तो 50 से 61.8% का एरिया है, जबकि यहाँ से जो रिजेक्शन ले रहा है ना ये 0.2 का एरिया है और 0.786 का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने पुट का पोजीशन बनाया, मैंने यहाँ पर एवरेज कर लिया उस पुट को, तो उसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ तक में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने लगा और मैंने ये पहला पोजीशन कट कर लिया, क्योंकि 0.2 के जोन से अगर ऊपर जा रहा है तो चांसेस है कि मार्केट जो है वापस से यहाँ से
क्योंकि यहाँ पर ये एक कैंडल भी था, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इस वाले जोन को रेस्पेक्ट देते हुए मार्केट ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ क्लियरली। ये रहा कैंडल, ये रहा इसका जोन, तो यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पोजीशन यहीं पे कट कर दिया। तो बस मैं वेट कर रहा था कि दोबारा से मुझे कंफर्मेशन मिले कि मार्केट पुट साइड में जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी चांसेस बहुत ज़्यादा थे। नीचे 24,000 का लेवल है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है बैंक निफ्टी में, तो मार्केट को जाना तो चाहिए नीचे। तो जब मैंने देखा कि 0.786 के जोन से रिजेक्शन आ रहा है एंड यही सेम चीज़ बैंक निफ्टी में 50% या 61.8% के जोन से आ रहा है, तो मैंने फिर से यहाँ पर वापस से एक पुट का पोजीशन बनाया एंड इसके केस में फिर 1000 पर लॉट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो गया था यहाँ तक में। ठीक है, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका था, तो उसके अकॉर्डिंग अपना पोजीशन मैंने क्लोजिंग प्राइस तक में कट कर दिया। अब इसके आगे मार्केट और भी नीचे जा सकता था, तो वहाँ पर मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाया। आज 2 पोजीशन बनाने के बाद ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो मैंने दोबारा से पोजीशन नहीं बनाया। इसके अलावा मैंने 2 और ट्रेड आइडेंटिफाई किए थे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे में, तो मैंने कॉल साइड का एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो नीचे वाले जोन से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन आ रहा था। ठीक है, बट निफ्टी में नहीं आ रहा था। निफ्टी में यहाँ पर एक जो छोटा सा कैंडल बना हुआ है, इस वाले जोन से एक बार रिजेक्शन आया। अगर मैं इसको चेक करूँ कौन सा टाइम था ये, तो देखिए 9:55 अगर मैं इसमें चेक करूँ तो यहाँ पर, तो जब तक यहाँ पर मतलब 2 बार रिजेक्शन आ चुका था बैंक निफ्टी में, 2 बार रिजेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन निफ्टी में एक बार रिजेक्शन है फर्स्ट टाइम। तो दोनों में कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, वो बेस्ट सिनेरियो रहता है। या फिर एटलीस्ट जो है 3 इंडेक्स में आपको वेट करना चाहिए। जैसे मैं दिखाता हूँ सेंसेक्स में जो कंफर्मेशन था, तो देखिए मैं यहाँ पर पहले ही जो पुट वाला था कंफर्मेशन, तो देखिए सेंसेक्स में इस जोन से ऊपर गया ही नहीं। ठीक है, ये जोन को टच ही नहीं किया था, ये डायरेक्ट इसके ऊपर से जा रहा था। तो ये भी एक साइन था कि मार्केट जो है डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट वापस से नीचे गिर सकता है, क्योंकि ये वाले जोन से तो रिजेक्शन आया ही नहीं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में ये वाले जोन से रिजेक्शन बाद में आया, वो भी डाउन साइड में। ठीक है, तो ये भी एक कंफर्मेशन दे रहा था पुट साइड में, तभी जाने वाला था। अब यहाँ पे कॉल साइड का आप कंफर्मेशन अगर आप चेक करो, तो सेंसेक्स में भी आपको ये कॉल साइड का कंफर्मेशन एक तरीके से मिल गया था। ठीक है, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से इस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे एक कॉल साइड का पोजीशन बन रहा था। अब तीसरा पोजीशन ये बन रहा था कि अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लोगे तो 50 से 60% का जोन, जैसे मैं लगा ही देता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है 50 से 0.5 से लेकर के 0.618, अच्छा ये 786 का जोन है। ठीक है, अच्छा इसमें 786 का जोन है, तो बैंक निफ्टी में ये 0.618 का जोन होना चाहिए कहीं पे। हाँ, तो ये देखिए अब ये मिल गया था कंफर्मेशन। बैंक निफ्टी में 0.5 से लेकर के 0.618 के जोन में है। ठीक है, एंड निफ्टी के केस में ये जो जोन बना हुआ है ये है 0.6 से लेकर के 0.786 का जोन। ठीक है, तो जनरली जो ये वाला जोन होता है 0.5 से लेकर के 0.618 का, इससे रिट्रेसमेंट आना चाहिए, तभी कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट जो है वापस से सेलिंग कंटिन्यू कर रहा है तो कंटिन्यू करेगा, या फिर बाइंग कंटिन्यू कर रहा है तो कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि मुझे दोनों में कंफर्मेशन मिल रहा था। एक में 0.618 के जोन से जहाँ पर रिजेक्शन आ रहा था, तो वो कंफर्म कर रहा था, मतलब बैंक निफ्टी जो ज़्यादा निगेटिव हुआ था, तो ये प्रूव कर रहा था कि अब जो है मार्केट वापस से निगेटिव होने वाला है एंड फर्दर सेलिंग आने वाला है। बट यहाँ पे दोनों में से मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका था, तो मैंने ये ट्रेड अवॉइड किया। वैसे ये बहुत अच्छा ट्रेड था, मतलब इसके बाद जो मार्केट जो है, मुझे लगा था कि मार्केट जो है डे लो का ब्रेकडाउन करेगा, क्योंकि इस तरीके से जब रिट्रेसमेंट होता है ना, तो मार्केट सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है और उसके बाद लिक्विडिटी हंट करता है। तो मार्केट के पास एक ही लिक्विडिटी था नीचे साइड में, वो था आज का डे लो, एंड इसके बाद जो पुराने डे लोज थे वो तो निकाल ही सकता था मार्केट, ऑब्वियस सी बात है। एंड अगर आप ये देखोगे सेंसेक्स देखोगे, तो सेंसेक्स में 79,000 का लेवल था, जिसको मार्केट ने सिर्फ टच करके ऊपर चला गया था। ठीक है, टच करके ऊपर चला गया था, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट आता तो ये तो क्लियर था कि 79,000 का लेवल जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता। तो इस तरीके से ट्रेड बनाया था। अब बाकी डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है और बाकी आगे का ट्रेड कैसे बना सकते हैं। तो मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए अभी देखिए पूरा मार्केट निगेटिव हुआ पड़ा है, तो इसमें ना वैसे दोनों साइड का ट्रेड बन सकता है। अभी मार्केट का आप कंडीशन अगर देखोगे, मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊँ ना चार्ट, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। मार्केट में अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे, तो मार्केट में ये जो नीचे वाले लेवल्स आ गए ना, नीचे वाले लेवल्स आप देखो निफ्टी में
चाहे आप बैंक निफ्टी में देखो, आप बैंक एक्स में देखो, तो इन सब का भी देखो। निफ्टी के केस में तो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं ये लेवल्स, और बैंक निफ्टी के केस में ये लेवल्स जो हैं ये ऑलरेडी हंट हो चुके हैं। तो स्विंग जो होता है ना, जब भी ऐसे डेली टाइम फ्रेम का स्विंग बनता है, तो ये बहुत बड़ा लिक्विडिटी का लेवल होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं अपना पोजीशन बना के रखते हैं। तो ये अगर निकल जाता है तो इसका मतलब नीचे में बायर तो कोई नहीं बचा हुआ है। बायर जो भी था वो निकल चुका है, पोजिशनल बायर भी निकल चुका है, जो लॉन्ग टर्म पोजीशन बना के बैठे रहता है महीनों महीनों, ठीक है, वो भी निकल चुके हैं। तो यहाँ तो कोई बचा नहीं है वैसे नीचे साइड में, ठीक है, कि वो आकर के दोबारा से बाइंग करे। सेम केस निफ्टी में अब इतना नीचे आ चुका है तो शायद ही कोई पोजिशनल बायर होगा, हो सकता है छोटे मोटे होंगे या फिर पुराने ऑपरेटर्स हो सकता है, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा। तो मार्केट में बाइंग भी अभी आ सकता है, या फिर मार्केट का सेंटीमेंट को देखते हुए मार्केट में सेलिंग भी आ सकता है। तो अभी पोजीशन किस हिसाब से बनाया जाए, तो अभी देखा जाए तो मार्केट में पोजीशन जो है बिल्कुल जो भी आपको फर्स्ट सेटअप दिखता है, ठीक है, उसका अपोजिट ट्रेड बनाना है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बनाना है। आपको मार्केट दिख रहा है कि मार्केट अप साइड जा रहा है तो उसके अपोजिट बनाना है, क्योंकि मार्केट जो है अब एसएल हंट करने की कोशिश करेगा। दोनों साइड का मोमेंटम है और दोनों साइड के एसएल हंट कर सकता है। तो मार्केट में ऊपर जाता हुआ मार्केट दिखे तो फिर डाउन साइड का ट्रेड ढूंढना है, नीचे जाता हुआ मार्केट दिखे तो अप साइड का ट्रेड ढूंढना है। तो बस यही करना है अभी फ़िलहाल के लिए, कल के लिए, ठीक है। और इस वीक से थोड़ा कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट को और ऊपर जाना है या मार्केट जो है साइडवेज हो सकता है। ऑल दो बेस्ट तो यही होगा कि जब 20 जनवरी आ जाता है, ठीक है, जब डोनाल्ड ट्रंप जो है ऑफिस में आ जाते हैं, तो आई थिंक वो जनवरी के लास्ट में उसका इम्पैक्ट थोड़ा देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए मार्केट जो है थोड़ा साइडवेज रह सकता है, थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, थोड़ा नेगेटिव हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि जो रेंज बना दिया ना मार्केट में इस तरीके का, ठीक है, कि मार्केट जो है बार बार 52,000 के लेवल से लेकर के 49,000 के लेवल के बीच में बैंक निफ्टी में घूम रहा है। निफ्टी में ये जो लेवल बना के रखा हुआ है 24,500 के आसपास से लेकर के 23,000 के बीच में घूम रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला रेंज जो है ना कंटिन्यू रहने वाला है अगले 1-2 वीक तक, जब तक ट्रंप जो है वो ऑफिस में नहीं आ जाता और उसके पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग जो है थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिल जाता। तो आज के एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।